गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हम डेवलपमेंट में पढ़ चुके हैं कि लोगों के बारे में या लोगों के अंतर्गत डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। कुछ लोग डेवलपमेंट को इस तरीके से देखते हैं कि उनकी दैनिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग क्या सोचते हैं, वे सोचते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और रोज़मर्रा की चीज़ें उनके पास उपलब्ध हों। उसी तरीके से कुछ लोग जिनके पास साइकिल है वे मोटरसाइकिल की कल्पना करते हैं, जिनके पास कार है वे हवाई जहाज की कल्पना करते हैं। इस तरीके से लोगों का अलग अलग प्रोस्पेक्ट है डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसी के में हम आगे पढ़ते हैं कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, कैसे हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं और स्टेट को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम अपनी क्लास की ही बात ले लेते हैं, हम अपनी क्लास में बच्चों को कैसे कंपेयर करते हैं। कुछ बच्चे लंबे हैं, कुछ बच्चे छोटे हैं, कुछ बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा है और कुछ बच्चों का IQ लेवल काफ़ी लो है। लेकिन इसके बावजूद भी हम उन्हें कंपेयर करते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि वे किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। और हम जान लेते हैं कि ये बच्चा जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है या फिर हेल्दी है, जरूरी नहीं है कि वह अच्छी तरीके से काम भी करता हो, क्वेश्चन आंसर भी सही तरीके से कर सकता हो, याद भी अच्छी तरीके से कर सकता हो। उसी तरीके से कोई बच्चा अगर म्यूजिक में रुचि रखता है तो जरूरी नहीं है कि वह बच्चा आपकी स्टडी में भी रुचि रखता हो। और साथ ही साथ कोई बच्चा अगर हेल्थ में रुचि रखता है, फिटनेस लवर है और वह खिलाड़ी बनना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि वह म्यूजिक वगैरह में भी रुचि रखता हो। इस तरीके से यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इस तरीके से हम एक या एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक उठाते हैं बच्चों की या फिर लोगों की और हम कंपेयर करते हैं उन दोनों को और समझते हैं कि कौन कितना अच्छा है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। मुख्य रूप से दो कंट्रियों को कंपेयर करने के लिए क्या करना होता होगा, उन लोगों की इनकम को देखनी होती होगी कि उनकी जो आय है पूरी कंट्री की वो कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी निकल के आती है, या फिर ये कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम कितनी निकल के आती है। कंट्री इनकम या फिर आप कह सकते हैं एवरेज इनकम किसे कहते हैं, पूरी कंट्री का एक साल में कमाया हुआ पैसा क्या कहलाता है, आपकी एवरेज इनकम कहलाती है कंट्री की। और इसी के या फिर नेशनल इनकम कहलाती है कंट्री की। इसी के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी कहलाएगी, प्रत्येक व्यक्ति की जितनी भी जनसंख्या है उस कंट्री की या फिर पॉपुलेशन है उससे टोटल नेशनल इनकम को डिवाइड कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय या फिर पर कैपिटा इनकम कितनी है। 2012 के दौरान पर कैपिटा इनकम एनुअली 12,616 $US मानी गई थी और उस समय के दौरान भारत में पर कैपिटा इनकम $1,530 थी। इसी कारण कहा जाता है कि भारत उस समय आपका डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत नहीं आता था। एवरेज इनकम को हम डिफाइन कर चुके हैं, किसी कंट्री की टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसका एवरेज इनकम। जैसे कि हम अगली पिक्चर में देख रहे हैं, एक साथ 4 सीटें रखी हुई हैं और उन पर व्यक्ति बैठे हुए हैं। वे क्या दिखा रहे हैं कि वी मेड द चेयर एंड वी यूज देम। हमने इन कुर्सियों को बनाया है या फिर हमने इन रिसोर्स को बनाया है, इस इनकम को बनाया है और हम इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी स्टेज में क्या दिखाई दे रहा है कि कंट्री रिच एंड पुअर, जहाँ पर कंट्री अमीर भी लोगों को रखती है और गरीब भी लोगों को रखती है, वहाँ पर क्या दिखाया गया है कि निम्न लोग या फिर गरीब लोग वर्क करते हैं और अमीर लोग उसका फायदा उठाते हैं। जैसे कि आपके विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूशंस, वी मेड द चेयर एंड वी टुक देम, ही टुक देम, कि हमने चेयर को बनाया है और ये हमसे ले गया है। जिस तरीके से अगर किसी कंपनी के अंतर्गत एम्प्लॉयज वर्क करते हुए कंपनी को बेनिफिट कराएं तो बेनिफिट का एक
लार्ज अमाउंट कंपनी ले जाती है और उन्हें सैलरी के रूप में एक छोटी अमाउंट मिल जाती है, जिसके कारण वे लोग उस क्राइटेरिया तक पहुंच नहीं पाते। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं हम। इनकम के अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे कि आप अगर केरल, पंजाब और बिहार की बात करें तो यहाँ पर कैपिटा इनकम नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग है। केरल में लोगों की आय अलग है, पंजाब में अलग है और हरियाणा में अलग है या फिर बिहार में अलग है। जिस तरीके से नीचे आपकी टेबल 1.4 में दिखाया गया है कि महाराष्ट्र में जो मृत्यु दर है बच्चों की वह 49 है। सॉरी, टेबल 1.3 में दिखाया गया है पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट। सिलेक्टेड स्टेट की पर कैपिटा इनकम या फिर प्रति व्यक्ति आय, पंजाब में ये 26,000 है, केरल में ये है, सॉरी पंजाब में ये 1,07,670 रुपये हैं, केरल में ये 88,527 रुपये हैं और बिहार में ये 28,774 रुपये हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बिहार में ये काफ़ी कम है प्रति वर्ष की जो उनकी इनकम है। ये 2012-13 का मॉडल है जिसके अंतर्गत आपको यह इनकम दिखाई गई है। तो हम कंपेयर करते हुए मान सकते हैं कि जो बिहार के लोग हैं वे काफ़ी कम इनकम प्राप्त कर रहे हैं। इस स्तर पर उनका जो विकास की स्थिति होगी, उनका जो क्राइटेरिया होगा वो बिल्कुल अलग होगा उन लोगों से जो केरल या फिर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उसी तरीके से आपको एक न्यू टेबल दी गई है 1.4 सम कंपेरेटिव डाटा ऑन महाराष्ट्र, केरल और बिहार। महाराष्ट्र, केरल और बिहार के कुछ डाटा दिए गए हैं। बच्चों की मृत्यु दर दिखाई गई है। महाराष्ट्र में 25 बच्चे डाइड हो जाते हैं 1000 में से 2012 के दौरान। लिटरेसी रेट दिखाया गया है 82% और साथ ही साथ 14 वर्ष से ऊपर जीने वाले बच्चों की संख्या दिखाई गई, 14 वर्ष से ऊपर जीने वाले बच्चों की संख्या दिखाई गई है 64। केरल में ये 78 है और बिहार में ये सिर्फ 35 है। तो इस तरीके से हम क्या समझते हैं कि जिस क्षेत्र में जितनी कम शिक्षक है या फिर लिटरेसी रेट है वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा भेदभाव या उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज, इनकम के साथ साथ एक क्राइटेरिया हो सकता है डेवलपमेंट का, लेकिन इनकम पूरी तरीके से क्राइटेरिया नहीं हो सकता। हमने पहले एस्पेक्ट्स में पढ़ा कि इनकम के बावजूद भी बहुत सारे क्षेत्रों में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी बच्चे 25 बच्चे डाइड होते हैं एक अच्छी लिटरेसी रेट होने के बावजूद, एक अच्छी इनकम होने के बावजूद। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दर्शाता है कि सिर्फ इनकम ही एक वह पहलू नहीं है जो डेवलपमेंट को दर्शाता है। इनकम के अलावा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो हमें डेवलपमेंट की ओर ले जाते हैं। ये डेवलपमेंट की ओर ले जाने वाले एस्पेक्ट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ये आपके लिटरेसी रेट हो सकता है कि वहाँ पर शिक्षक कितना अच्छा है। इसके अलावा ये आपका उस क्षेत्र में उन लोगों को प्राप्त होने वाली फैसिलिटीज हो सकती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज हो सकती हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक फैसिलिटीज। आइए जानते हैं। मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव। अगर आपकी जेब में पैसा है तो जरूरी नहीं है कि वह आपको सभी चीज़ खरीद कर ला दे। एक अच्छी हेल्थ वह आपको नहीं दे सकता। मान लीजिए आप एक ग्रामीण इलाके में रहते हैं जो काफ़ी गंदगी युक्त है और आपके पास अच्छी इनकम है क्योंकि आपके पास बहुत सारे खेत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक आप ऐसे इलाके में रहने, एक ऐसे मोहल्ले में रहने के कारण आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं, हो सकता है। उसी तरीके से सिर्फ आपके पास पैसा होना इस चीज़ को नहीं दर्शाता कि आप डेवलप्ड हैं। आपके पास एक ऐसा एरिया, एक ऐसे लोगों का समूह, एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो आपको डेवलप दिखाए। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं केरल के बारे में। केरल हैज ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट इज एडुकेट प्रोविजन ऑफ द बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज।
हम पीछे देख चुके हैं कि केरल में सबसे कम बच्चे मरते हैं क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। आज यह बढ़कर 97% तक पहुँच चुका है 94 से। और साथ ही साथ यहाँ पर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, जिसके कारण बच्चों की मृत्यु दर काफ़ी घटती जा रही है। इसी तरह की एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन अचीवमेंट किस तरीके से है? लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन के अंतर्गत लिटरेसी रेट मेल्स 76% लिटरेट हैं, जबकि फीमेल 54%। लिटरेसी रेट फॉर चिल्ड्रन ग्रुप 10 to 14, 10 से 14 साल के बच्चों का लिटरेसी रेट दिखाया गया है। मेल 90% तक और फीमेल 87% तक। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल जाने वाले 10 से 14 साल के बच्चे कौन से हैं? वे 85% मेल में और फीमेल में 82% हैं। इसी तरह की एक एक्टिविटी दिखाई गई है आपको। इस एक्टिविटी के अंतर्गत दिखाया गया है कि वन वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट आर अंडर नोरिश्ड इज टू कैलकुलेट देयर न्यूट्रिशन। साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स। साइंटिस्टों ने बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बताया है कि स्वास्थ्य कैसा हो सकता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? पहले किसी व्यक्ति की हाइट मापी जाती है। हाइट मापने के बाद उसके वजन को मापा जाता है और वजन की तुलना में हाइट के आधार पर देखा जाता है कि वह पर्याप्त वेट गेन करता है या नहीं करता है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। अगर वह हाइट के अकॉर्डिंग इक्वल वेट गेन नहीं करता या फिर उसके अकॉर्डिंग वेट गेन नहीं करता तो वह व्यक्ति कमज़ोर है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वंस इट इज रियलाइज दैट इवन थॉट द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट। मान सकते हैं कि लेवल ऑफ इनकम बहुत महत्वपूर्ण है, येट इट इज एन एडुकेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ये भी माना जा सकता है कि ये एक काफ़ी हद तक डेवलपमेंट को दिखाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी क्रिएशंस हैं जिसके अंतर्गत हम डेवलपमेंट को देखते हैं। वाट वी नीड इज ए स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार पैसा ही ज़रूरी हो। हमें कुछ स्तर पर जाकर अपनी शिक्षा और अपने एजुकेशन, साथ ही साथ अपनी हेल्थ भी ज़रूरी हो जाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय UNDP कंपेयर्ड कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। मुख्य रूप से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP द्वारा पब्लिश की गई थी। इसके आधार पर लोगों की पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम, साथ ही साथ उनकी हेल्थ और साथ ही उनके लिटरेसी लेवल के बारे में बताया गया था कि उनका लिटरेसी लेवल क्या है, वे पढ़े लिखे हैं या नहीं है। इस आधार पर उन्होंने बताया था कि वे लोग इस काबिल हैं कि वे डेवलप हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके से आपका डेवलपमेंट होता है या फिर किस तरीके से विकास आगे चलता है, इसके बारे में जानेंगे। Whichever way we define development, suppose for that present that a particular country is quite developed। हम देखते हैं उन तरीकों को जिसके द्वारा एक देश डेवलप करता है। We should certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation। हम देखते हैं कि यह डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बन रहा है या नहीं बन रहा है। मान लीजिए एक क्षेत्र में वनों की संख्या या फिर आपके फॉरेस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट के चलते हम इन सभी वनों को या फिर इन सभी फॉरेस्टों को काट देते हैं। ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के पास रिसोर्स नहीं है जिसके द्वारा वे
ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें या फिर फूड प्रोडक्ट प्राप्त कर सकें के जो फॉरेस्ट से प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में हम उसे डेवलपमेंट ना कहकर हम समझेंगे कि वह उसे डेवलपमेंट कैसे कहा जा सकता है। उसे डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने एक तरीके से सभी रिसोर्सों को खत्म भी कर दिया है। साथ ही साथ वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर फोरफादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमें जो विश्व मिला है या फिर हमें जो पृथ्वी मिली है, हमारी जो अर्थ मिली है, जो रिसोर्सों से भरी हुई है, ये हमें विरासत में नहीं मिली है। ये हमें एक तरीके से उधार मिली है जो हमें अपने बच्चों को या फिर अपनी फ्यूचर जनरेशन को प्रदान करनी है। इसलिए डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत इस तरीके से होना चाहिए कि यह लोगों तक पहुंच सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम दो एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ग्राउंड वाटर धीरे धीरे घटता जा रहा है भारत में और इसकी मुख्य वजह है कि लोग समरसीबल लगा रहे हैं और समरसीबल के जरिए वे बहुत अधिक मात्रा में पानी का यूज कर रहे हैं। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में इसका यूज किया जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे भूमिगत जल या फिर ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे घटता जा रहा है और जो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों को देखते हैं या फिर नेचुरल रिसोर्स को देखते हैं जिनका दोहन लगातार होता जा रहा है। जैसा टेबल 1.7 में दिखाया गया है क्रूड ऑयल रिजर्व के अंतर्गत कि कैसे जो धरती से निकलने वाले पेट्रोलियम पदार्थ हैं वे घटते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में 808.5 हजार मिलियन बैरल के रूप में ये 2013 में थे रिजर्व, लेकिन प्रत्येक साल 78.1 बैरल इसमें से घट जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 44.2 थाउजेंड मिलियन बैरल थे, जिसमें प्रत्येक साल 12.1 या 12.1 बैरल ऑयल आपका घट जाता है। बैरल एक मात्रा है, मात्रक है या फिर एक यूनिट है। वर्ल्ड पूरे विश्व में ये 1687.9 थाउजेंड मिलियन बैरल के रूप में थे, जो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। 53.3 रह गए हैं या 53.3 रह गए हैं। आइए जानते हैं इसे दूसरे तरीके से। मान लीजिए एक बीकर है, उस बीकर में से धीरे धीरे पानी रिसता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक समय ऐसा होगा जब यह पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या दर्शाती है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट दिखाती है कि हमें इन रिसोर्सों को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि ये फ्यूचर जनरेशन तक बने रहें और लोगों